हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम भूकंप से संबंधित सभी क्वेश्चंस करेंगे। ये ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक है जिसमें ज्योग्राफी का यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक पे क्वेश्चंस कराने से पहले, क्योंकि आप सभी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर इस पे रिवीजन भी करा दीजिएगा, तो उस रिवीजन के तौर पर भूकंप पर जो हमारे नोट्स हैं जो हम क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी को हम तेजी से यहाँ पे रिवाइज कर देंगे। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इससे पहले भी जितने भी क्वेश्चंस हम करा चुके हैं उन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस जो अर्थक्वेक है, क्वेश्चंस करने से पहले इसका रिवीजन कर ले रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं भूकंप क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह का अचानक से हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। अब ये भूकंप से सबसे यानी भूकंप की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो भूकंप को कहा जाता है सीस्मिक इवेंट, और इसकी स्टडी को कहा जाता है सीस्मोलॉजी। ठीक है, सीस्मोलॉजी कहा जाता है। और भूकंप की जो भी वेव्स होती हैं, भूकंप की जो तरंगें होती हैं, लहरें होती हैं, उनको सीस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा स्टडी किया जाता है। यानी अभी तक हमने जाने कि इसको हम सीस्मिक इवेंट बोलते हैं, इसकी स्टडी को सीस्मोलॉजी कहा जाता है, यानी भूकंप विज्ञान को सीस्मोलॉजी कहा जाता है। और भूकंपी लहरों का अध्ययन जिस यंत्र से किया जाता है उसको सीस्मोग्राफ कहते हैं। अब कुछ टर्म्स और देखते हैं। तो भूकंप का केंद्र हम पढ़ेंगे जिससे हम फोकस कहते हैं। भूकंप केंद्र क्या होता है? यानी जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है, यानी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के धरातल के नीचे जिस पॉइंट से भूकंपी तरंगें आना स्टार्ट होती है, यानी जहां से भूकंप का प्रारंभ होता है, उस बिंदु को कहते हैं फोकस या भूकंपी केंद्र। ठीक है। अब इसी भूकंपी केंद्र के ठीक ऊपर, धरातल के ऊपर, यानी भूकंपी केंद्र कहाँ पे था? वो जमीन के नीचे था। वैसे ही जमीन के ऊपर यानी धरातल के ऊपर फोकस के यानी जो भूकंपी केंद्र था उसके ठीक ऊपर जो बिंदु है जहां पर सबसे पहले भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं सीस्मोग्राफ पे, उससे बोलते हैं एपी सेंटर या भूकंपी अधिकेंद्र, भूकंपी अधिकेंद्र। ठीक है। अब कुछ स्केल जिसके हिसाब से जिससे हम मेजर करते हैं इन जो भूकंपी तरंगों की इंटेंसिटी को, वो है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल होता है एक जिससे भूकंपी तीव्रता मापी जा सकती है या भूकंप से होने वाले प्रभाव को मापता है मर्केली स्केल। अब यह एक रैखिक पैमाना है, लीनियर स्केल है, और ये 1 से 12 तक की वैल्यू होल्ड करता है। यानी इस पैमाने पे जो डिजिट बनी होंगी वो 1 2 3 ऐसे करते हुए 12 तक जाएंगे। ये मर्केली पैमाने की बात कर रहे हैं, और ये भूकंप से होने वाले प्रभाव को मापता है। दूसरा स्केल होता है रिक्टर स्केल। यह है भूकंप से मुक्त ऊर्जा का मापक, यानी भूकंप से कितनी ऊर्जा रिलीज हो रही है, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना होता है। ठीक है। ये लॉगरिथम स्केल है, लघुगणकीय पैमाना होता है, यानी इसकी एक लॉग की वैल्यू log 10 हो जाएगी। ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म में बढ़ेगा? ये log 10 के आधार के रूप में एक लघुगणकीय पैमाना है, और इसकी रेंज 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है। यानी दो स्केल हमने देख लिए, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल। मर्केली स्केल भूकंप से होने वाले प्रभाव को मापता है जो 1 से 12 तक की डिजिट होल्ड करता है, और एक रैखिक पैमाना है, लीनियर स्केल है। दूसरा है रिक्टर स्केल, ये भूकंप से जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसको मेजर करता है, और ये आधार 10 पर एक लघुगणकीय पैमाना है, और इसकी वैल्यू 1 से लेके आपकी इन्फिनिटी तक होती है। अगला है सीस्मिक वेव्स देखते हैं, यानी भूकंपी तरंगें देखते हैं। तो बेसिकली जो भूकंपी तरंग हैं वो 2 प्रकार की हैं। अब 2 प्रकार में पहला तरंग आती है जो बॉडी वेव्स, यानी पृथ्वी की बॉडी में जो वेव्स आती हैं उनको कहा जाता है बॉडी वेव्स। दूसरी हैं सरफेस वेव्स, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो चलती हैं वो बॉडी वेव्स कही जाएंगी, और जो सरफेस पे आ जाती हैं, धरातल पर चलती हैं, वो लॉन्ग वेव्स या एल वेव्स कही जाएंगी, या धरातली तरंगें कही जाएंगी। अब जो बॉडी वेव्स हैं ये फर्दर दो टाइप्स की होती हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी पी वेव्स और एस वेव्स। और जो सरफेस यानी धरातल पर चलती है वो होती है लॉन्ग वेव्स। टोटली यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो 3 प्रकार से तरंगों में हम विभाजित कर सकते हैं, यानी भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स। अब सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी वेव्स। तो प्राइमरी जो वेव्स होती हैं ये सबसे पहले
यानी जब भूकंप आया तो भूकंप का जो फोकस है, जहाँ से भूकंपी तरंगें जनरेट हुई, वहां से अधिक केंद्र पर जो एपी सेंटर होता है उस पर सबसे पहले जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो होती हैं पी वेव्स, यानी इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। यानी ध्वनि तरंगें कैसे चलती हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल चलती हैं, यानी अनुदैर्ध्य चलती हैं। तो इनका ये भी कैसे चलती हैं, अनुदैर्ध्य चलती हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में होकर गुजर सकती हैं। यानी जो प्राथमिक तरंगें हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है। दूसरी प्रकार की तरंगें हैं सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स। ये प्रकाश तरंगों के समान होती है। हमने देखा कि पी वेव्स किसके समान थी, ध्वनि साउंड वेव्स के समान थी, ध्वनि वेव्स ध्वनि तरंगों के समान थी। जबकि जो एस वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ये लाइट वेव्स के समान होती हैं, प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ये आरडी लहरें हैं, यानी ट्रांसवर्स हैं। ये केवल ठोस माध्यम में से होकर गुजर सकती हैं, ये लिक्विड या गैस से होकर नहीं गुजर सकती हैं। इनकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है। अगली होता है एल वेव्स, ये जो सरफेस पे चलती हैं, धरातल पर चलती हैं, ये केवल पृथ्वी के धरातल पर चलती हैं। इनसे भूगर्भ के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती, यानी ये धरातल के ऊपर ही रहती हैं, तो इससे अर्थ के इंटीरियर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा सकते। ये लॉन्ग वेव्स हैं, सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, इसीलिए इनकी स्पीड सबसे कम हो जाती है। यानी पी वेव्स की स्पीड सबसे ज़्यादा, एस की उससे कम और एल वेव्स की सबसे कम। लेकिन ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। एस वेव्स होंगे जो, सॉरी, सरफेस वेव्स हैं जो एल वेव्स हैं, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं क्योंकि धरातल पर चलती हैं और धरातल पर इंसान है और इंसान की बनाई हुई सारी चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली जो तरंगे हैं वो एल वेव्स होती हैं। अब इनके दो रूप्स और होते हैं, रेले वेव्स और लव वेव्स। अब हम अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी अर्थक्वेक जो भूकंप हैं उनको कितने कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो अगर हम उद्गम केंद्र की हिसाब से देखें, यानी जहां से भूकंपी तरंगें आ रही हैं वो कितनी गहराई से आ रही हैं, तो इनके बेसिस पे तीन प्रकार के भूकंप होते हैं। पहला भूकंप है सेलो अर्थक्वेक, यानी जो उथले भूकंप है, यानी जो उनकी गहराई है, जहां पर फोकस है वो उसकी गहराई अधिक नहीं है, वो सबसे कम है। यानी ये 0 से 70 किलोमीटर की गहराई से जनरेट होती है। और ये, अब ये सबसे, यानी ये पृथ्वी की धरातल के बिल्कुल करीब है, तो वहां से जनरेट हो रही हैं, तो सबसे ज्यादा विनाशकारी होंगी। यानी जो सेलो अर्थक्वेक्स होंगे जिनका फोकस 0 से 70 किलोमीटर के बीच में होगा, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और अधिकतर जितने भी भूकंप आते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। दूसरी वेव्स होती हैं मध्यवर्ती दूसरी जो भूकंप होते हैं वो मध्यवर्ती भूकंप होते हैं, इंटरमीडिएट अर्थ सीस्मिक, अर्थक्वेक कह सकते हैं इन्हें। इनकी जो डेप्थ होती है वो 70 से 300 किलोमीटर तक होती है। यानी ये 70 से 300 किलोमीटर की गहराई पर जो भूकंप आते हैं उन्हें मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। इन्हें अंतर मध्य केंद्रीय भूकंप भी कहा जाता है। गहराई के आधार पर जो तीसरे प्रकार के भूकंप हैं उन्हें गहरे भूकंप कहते हैं। इन्हें ही प्लूटोनिक अर्थक्वेक भी कहा जाता है, पाताली भूकंप भी कहा जाता है। और इनकी जो गहराई होती है वो 300 से 720 किलोमीटर तक हो सकती है। अब ये इतनी ज्यादा गहराई होगी तो यहाँ से बहुत कम संख्या में आपके भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब ये जितने भी भूकंप थे वो आपके गहराई के आधार पर थे, यानी आपके फोकस कितनी गहराई पे है। उसमें हमने तीन प्रकार के भूकंप देखे। अब हम देखते हैं कारकों के आधार पर, यानी भूकंप किसकी वजह से आता है, तो उनके बेसिस पे। अब यहाँ पे दो प्रकार के भूकंप हो सकते हैं, प्राकृतिक भूकंप और कृत्रिम भूकंप। प्राकृतिक भूकंप वो सारे भूकंप हैं जो प्रकृति के द्वारा आपके भूकंप जनरेट होते हैं, या प्रकृति के द्वारा भूकंप आते हैं, जिसमें आता है ज्वालामुखी के द्वारा भूकंप आना, भ्रंश मूलक भूकंप आना, यानी कोई फॉल्ट हुआ, कोई फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से भूकंप आ गया, या संतुलन मूलक भूकंप, यानी जो आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक होते हैं, आइसोस्टेसी बनाए रखने के लिए, जो संतुलन बनाए रखने की वजह से जो भूकंप आते हैं, तो ये सारे भूकंप आपके प्राकृतिक भूकंप है। अब कुछ भूकंप आपके मानव निर्मित भी हो सकते हैं, यानी इंसान के क्रियाकलापों की वजह से भी प्लेटों में हलचल हो सकती है, उसकी वजह से भी भूकंप आ सकते हैं। अब ये कुछ मानव के रचनात्मक कार्यों के द्वारा होते हैं, जैसे सुरंग बनाई जा रही है, खानों की खुदाई की जा रही है, जो भी माइनिंग की जा रही है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है, बांधों का निर्माण किया जाता है, बमों का परीक्षण किया जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो भी भूकंप हैं ये आपके कृत्रिम भूकंप कहे जाएंगे। अब ये हो गए कारकों के आधार पे, यानी किसकी वजह से भूकंप आ रहे हैं। अब तीसरा देखते हैं स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, यानी भूकंप कहाँ पे आ रहा है उसके हिसाब से भूकंप कितने प्रकार के होंगे। तो भूकंप इस हिसाब से दो प्रकार का होगा। पहला होता है लैंड अर्थक्वेक, यानी जमीन पे अगर भूकंप आ रहा है तो उसे हम स्थलीय भूकंप कहेंगे। दूसरा होता है मरीन अर्थक्वेक, यानी सागर के अंदर अगर भूकंप आ रहा है तो उसे हम सागरी भूकंप कहेंगे। अब जितने भी सागर के अंदर जितने भी भूकंप होते हैं उनकी वजह से ऊंची लहरें उठी सकती हैं पानी की, जिनको हम सुनामी कहते हैं।
और ये जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जो शब्द है TSUNAMI, जिसमें टी साइलेंट होता है, ये जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं हम भूकंप का विश्व वितरण। तो भूपटल पर भूकंप का वर्गीकरण निम्नलिखित पेटियों के रूप में किया जा सकता है। यानी अगर हम भूकंप जहां जहां पर भी आए हैं उस एरिया को हिसाब से हम भूकंप का वर्गीकरण करें तो तीन तीन पेटियां बनेंगी। पहली पेटी होगी परिप्रशांत पेटी, यानी तीन बेल्ट हैं। पहला बेल्ट है सरकुम-पेसिफिक बेल्ट, यानी ये वो बेल्ट है जो प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर स्थित है। यानी उस रीजन में सबसे ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। विश्व के जितने भी भूकंप आते हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों में होता है, यानी सबसे ज्यादा भूकंप इन्हीं क्षेत्रों में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जितने भी भूकंप आते हैं उसका 63% भूकंप इसी परिप्रशांत पेटी में आते हैं, यानी सरकुम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? कि इस कारण है सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु है, नवीन बलित पर्वतों का क्षेत्र है। ये परिप्रशांत पेटी की बात की जा रही है। ज्वालामुखी क्षेत्र है। ज्वालामुखी क्षेत्र में भी सबसे बड़ा रीजन क्या है? रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है। रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है। यहाँ पे विनाशी प्लेट सीमाएं हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, जिनकी वजह से परिप्रशांत पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरी पेटी होती है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इसे भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं, मेडिटेरियन सी बेल्ट भी कहते हैं। विश्व के लगभग 21% भूकंप यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में इटली, चीन, एशिया माइनर, हिमालय, बाल्कन प्रायद्वीप एटसेट्रा आते हैं। तीसरी पेटी देख अगर हम तीसरी पेटी की बात करेंगे तो इसमें मध्य अटलांटिक पेटी आएगी। यह पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सारे जो मिड अटलांटिक जो रिज है उसके सहारे पे जितने भी भूकंप आते हैं वो इस पेटी के अंतर्गत आते हैं। और अधिकतर भूकंप भूमध्य रेखा के पास ज्यादा आते हैं, जो इक्वेटर है उसके पास मध्य अटलांटिक पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब हम देखते हैं भारत की भूकंप पेटियां। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने पिछले भूकंपीय इतिहास के आधार पर 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है पूरे भारतीय क्षेत्र को। और ये 4 जोन कौन सी हैं? जोन सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, लेकिन जोन फर्स्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। जोन फर्स्ट नहीं है, जोन सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, यानी 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं। जोन सेकंड जो होता है ये कम तीव्रता वाला क्षेत्र होता है, इसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र और कर्नाटक का पठार आ जाएगा। ये देश का लगभग 41% क्षेत्र है। जोन थर्ड है, ये मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्र हैं, इस देश का लगभग 31% क्षेत्र इसमें आता है। जोन फोर्थ में गंभीर तीव्रता वाले क्षेत्र हैं, इसमें 17.5% क्षेत्र आता है देश का। और जोन फिफ्थ है, ये अत्यंत गंभीर तीव्रता वाले क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक होगी और भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक होगी। ये कौन से क्षेत्र हैं? तो ये संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, लद्दाख है, कंच का रण है, अंडमान निकोबार है, उत्तरी बिहार है। ये लगभग देश का 10.5% क्षेत्र है जहां पर जोन फिफ्थ है। यानी ये पूरा यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये जोन फिफ्थ आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप की तीव्रता रहेगी और भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। और जो ग्रीन एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जोन सेकंड है, यानी ये भूकंप से एक हद तक प्रभावित, ये कम प्रभावित होगा या कम तीव्रता से प्रभावित होगा। तो इस तरीके से हमने सारा रिविजन कर लिया है भूकंप से। अब सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इस सिद्धांत यह सिद्धांत इनमें से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? यानी प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किससे संबंधित है? इसी सिद्धांत को इंग्लिश में इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहा जाता है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी या प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। अब यह सिद्धांत दिया था अर्थक्वेक यानी भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित यह सिद्धांत है, और यह दिया था एच.एफ. रीड ने। एच.एफ. रीड ने यह सिद्धांत दिया था, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी या प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत। और यह सिद्धांत कब दिया गया है? 1906 में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि यह किससे संबंधित है? तो यह भूकंप से संबंधित है, यानी भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। दूसरा क्वेश्चन है भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये इसका प्रतिपादन किसने किया है, यानी ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये एच.एफ. रीड ने दिया है। एच.एफ. रीड ने दिया है 1906 में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भूकंप विज्ञान आज के समय में पृथ्वी के अंदर की चट्टानों के बारे में जानने के या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का सबसे अच्छा साधन है भूकंप विज्ञान, जिसे हम सीस्मोलॉजी भी कहते हैं। सीस्मोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में।
अगला है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। यानी ये पृथ्वी के अंदर उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा जहां से आपकी तरंगे आना स्टार्ट होती हैं, तो इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस या भूकंपी केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप मूल या फोकस वह स्थान होता है जहां पर धरातल पर भूकंपी लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे इस स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो भूकंप मूल या फोकस वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। यानी ये आपकी पृथ्वी है और ये यहाँ पे आपका भूकंप उत्पन्न हुआ है, इसे बोलेंगे फोकस। यहां से आपकी किरणें, आपकी लहरें चलने लगती हैं और सबसे पहले जो पी वेव्स होगी, प्राथमिक तरंग होगी, वो जिस स्थान पर फोकस के ठीक ऊपर जिस स्थान पर पहुंचेगी उसे बोलते हैं एपी सेंटर या अधिकेंद्र। ठीक है, और जहां से भूकंपी तरंगें जनरेट होती हैं, जहां से उत्पन्न होती हैं, उसको बोलते हैं फोकस या भूकंपी मूल। अगला क्वेश्चन है अधिकेंद्र एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह वह बिंदु होता है जहां पर सबसे पहले भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी यह भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु होता है। यानी जो फोकस है उसके ठीक ऊपर होगा एपी सेंटर। नीचे फोकस है जहां से भूकंपी तरंगें आई और सबसे पहले उसके ठीक ऊपर एपी सेंटर पर या अधिकेंद्र पर पहुंचेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उस ठीक ऊपर के केंद्र को कहा जाता है एपी सेंटर या अधिकेंद्र। अधिकेंद्र को ही यहाँ पे दूसरा नाम है उत्केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूकंप में धरातली तरंगें होती हैं। कौन सी धरातली तरंगें होती हैं? तो हमने जाना है कि भूकंप की हमने 3 तरंगें पढ़ी। एक होता है प्राथमिक तरंगें यानी पी वेव्स, दूसरा होता है आपका एस वेव्स सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगें, और तीसरा होता है धरातली तरंगें, उससे हम बोलते हैं एल वेव्स। तो यहाँ पे पूछा है भूकंप में धरातली तरंगें कौन सी हैं? तो एल वेव्स हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगें सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती हैं? तो ये आप अभी आपने रिवीजन में पढ़ा था, ये है एल वेव्स, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, और लेकिन इनकी स्पीड सबसे कम होती है लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाती है। तो इन्हीं को बोलते हैं दीर्घ पृष्ठीय तरंगें, सॉरी, दीर्घ पृष्ठीय तरंगें होती हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, यही हैं एल वेव्स या धरातली तरंगें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। एक ऐसी लाइन हो, ये सम भूकंप रेखा या इंग्लिश में इसे आइसोसीस्मल लाइन बोलते हैं, आइसोसीस्मल लाइन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन है जो समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाती है। अब ये बर्बादी किसके कारण हुई है? भूकंप के कारण हुई है। जैसे अगर भूकंप आया और 4 शहर हैं A B C ये 4 शहर हैं और चारों जगह पे भूकंप आया, लेकिन A B और C पर ये यहाँ पे बर्बादी लगभग समान एक जैसी हुई है या एक जैसी तीव्रता का भूकंप आया है, तो ABC को एक मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे आइसोसीस्मल लाइन। ठीक है, आइसोसीस्मल लाइन। दूसरी लाइन है सम भूकंप रेखा। सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, यानी जो आइसोसीस्मल लाइन है उसका आकार नियमित होता है, तो ये गलत है, इसका आकार अनियमित होता है। ठीक है, एक जैसी नहीं होती है। तीसरा कथन है कि उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा या होमोसीस्मल लाइन कही जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यानी कोई भी जगह है या 4 से 5 जगह हैं, अगर उन 3 जगहों पे एक ही समय पे भूकंप आ रहा है तो उन 3 जगहों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे होमोसीस्मल लाइन। ठीक है, यानी उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं उन्हें हम बोलते हैं सह भूकंप रेखा या होमोसीस्मल लाइन। ठीक है, तो ये पहला और सीवा कथन सही है, बी गलत था, यही आपसे पूछा था, ये बी इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन चौथा कथन भी पढ़ते हैं। चौथा कथन है कि भूकंपी तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सीस्मोग्राफ कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं कथन पूछा है। पहला है रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। तो बिल्कुल रिक्टर स्केल से आपका इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर की जाती है, और रिक्टर स्केल से ही जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है पृथ्वी से भूकंप के दौरान वो भी मेजर की जाती है। तो रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापता है। दूसरा है रिक्टर स्केल एक लॉगरिथम स्केल होता है। तो ये भी सही है कि लॉग की फॉर्म में होता है ये स्केल, लॉगरिथम स्केल है।
तीसरा है यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, तो ये भी सही है, यानी तीनों ही कथन सही हैं। चौथा है इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी ऑप्शन यहाँ से गलत नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला है अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। यानी जो समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं उनसे समुद्र के जल में जो भी लहरें उठती हैं उन लहरों को क्या कहा जाता है, तो उन लहरों को हमने बताया सुनामी कहा जाता है। और सुनामी ये किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। अगला है सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सुनामी का मुख्य कारण होता है भूकंप का आना, यानी जो सागर है, अगर सागर की धरातल पर भूकंप आ गया तो उससे सुनामी बनने का चांस बहुत अधिक हो जाता है। अगला 14वां क्वेश्चन है विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो हमने पढ़ी थी तीन पेटियां होती हैं, परिप्रशांत पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो इन तीन पेटियों में सबसे ज्यादा जो भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं वो होता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। यहाँ 63% के लगभग भूकंप, जितने भी विश्व में भूकंप आते हैं उसके 63 या 65% भूकंप आते हैं। अगला 45वां क्वेश्चन है भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है। इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। लहरों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन लहरों को सुनामी नाम से जाना जाता है। अगला है सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो आप कई बार बताया आपको सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। अगला है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं, तो ये जापान के देश में कहते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपी लहर कौन सी है। तो ये आपने पढ़ा था कि ये तरंग कौन सी होती है, एस वेव्स या द्वितीयक तरंग होती है, जो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है, यह द्रव और गैस से होकर नहीं गुजर सकती। जो प्राथमिक तरंग होती है, पी वेव्स होती है, तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है, लेकिन जो एस वेव्स है ये आपकी केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है। अगला है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में आता है, तो सीस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों को मापने के काम में आता है। अगला है सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, तो भूकंपी विज्ञान को सीस्मोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जो कथन हमने पढ़ा था वही है। तो समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको आइसोसीस्मल लाइन कहा जाता है या सम भूकंप रेखा कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें सह भूकंप रेखा, इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसी लाइन है जो उन बिंदुओं को मिला रही है, उन स्थानों को मिला रही है जहां पर भूकंप एक समय पे आया है, तो उसको हम होमोसीस्मल लाइन कहेंगे। ये आइसोथर्म या समताप रेखा वो रेखा होती है जो ऐसे बिंदुओं को मिला रही है या ऐसे स्थानों को मिला रही है जहां का टेम्परेचर या तापमान समान है। ये आइसोबार एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो उन बिंदुओं को या उन स्थानों को मिलाती है जहां पर वायु दाब समान होता है। तो हमने ये चारों ऑप्शन यहाँ पे देखे, इसमें से जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, यानी एक ऐसी लाइन जो उन स्थानों को मिलाती है जहां पर भूकंप एक साथ आता है, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, तो उस लाइन को बोलते हैं होमोसीस्मल लाइन, सह भूकंप रेखा। ठीक है, अब ये हमने सम भूकंप रेखा पिछले क्वेश्चन में देख लिया। यहाँ पे आइसोपिकनिक लाइन लिखी हुई है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये समान घनत्व को माप, यानी जो समान घनत्व के स्थान होते हैं उसको मिलाती है आइसोपिकनिक लाइन। एक है आइसोगोनल लाइन, तो आइसोगोनल लाइन क्या होता है, यानी ये जो आइसोगोनल लाइन है ये उन स्थानों को जोड़ती है जहां पर चुंबकीय जो झुकाव है वो मैग्नेटिक जो इंक्लिनेशन है, मैग्नेटिक एंगल है वो समान है, या चुंबकीय झुकाव समान होता है जिन स्थानों पर, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोगोनल लाइन। तो ये हमने चारों रेखाएं देखी। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा इन क्वेश्चन का तो वो रहेगा सह भूकंप रेखा। अगला है सम भूकंप रेखा या आइसोसीस्मल लाइन का आकार प्राय कैसा होता है, नियमित होता है, अनियमित होता है, वृत्ताकार या एक रेखी, तो इसका इरेगुलर शेप रहेगा। अगला है भूकंप का कारण क्या है, तो भूकंप का कारण मेनली टेक्टोनिज्म होता है, यानी टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है। ये तीन प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है। एक मूवमेंट ऐसा होता है जिसमें दो प्लेट दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं, जिससे हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं, जिससे पर्वतों का निर्माण हो सकता है। और हिंदी में इसे अभिसारी प्लेट
मूवमेंट कहा जाता है या अपसारी प्लेट सीमा कहा जाता है। दूसरी प्रकार की एक ऐसा संचलन हो सकता है जिसमें दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हों, इसे अपसारी संचलन कहा जाता है। इससे भी भूकंप आते हैं। और तीसरे प्रकार का मूवमेंट होता है जहां पर एक दूसरे जो दो प्लेटें हैं वो ना तो एक दूसरे के सामने एक दूसरे के आस यानी एक दूसरे के पास आती हैं, ना ही उससे दूर जाती हैं, ये एक दूसरे से रगड़ती हुई चलती हैं। यानी इनमें टक्कर नहीं होती, ना ही दूर जाती हैं, एक दूसरे से साइड बाई साइड रगड़ती हुई चलती हैं। तो उनसे भी आपका इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट बाउंड्री बोलते हैं और इससे भी आपके भूकंप आ सकते हैं। यानी टेक्टोनिज्म की वजह से भूकंप जनरेट होते हैं। अगला है अग्नि वलय या सर्किल ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप कितने आते हैं, कितने परसेंट आते हैं, तो लगभग 65 या 68% भूकंप आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है, धरातल पर घटित नहीं होती है? तो ये ज्वालामुखी धरातल पर घटित होता है, अपक्षय पर्दन ये भी धरातल पर घटित हो सकता है, लेकिन सुनामी ये केवल महासागर में होती है। तो ऑप्शन डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए रहेगा, भूकंप रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाली भूकंपों का कारण बनता है? यानी इनमें से कौन सा है जिससे एशिया की पूर्वी सीमांतों पर भूकंप आता है? तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा कि एशिया के पूर्वी सीमांतों पर किसके कारण से भूकंप आता है, तो कुछ इस तरीके से एशिया का पूर्वी सीमांत है। ठीक है, यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका का सीमांत है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एरिया है, नीचे अंटार्कटिका का रीजन है। तो यहाँ पे पूछा है कि इस पूरे रीजन में, यानी इस पूरे रीजन में एशिया के पूर्वी सीमांतों पर भूकंप क्यों ज़्यादा आते हैं? तो इसका कारण है कि जो पैसिफिक यानी जो प्रशांत महासागर है या ये वाला रीजन, इसकी जो प्लेट है वो इधर की तरफ मूवमेंट कर रही है, यानी एशिया की तरफ मूवमेंट कर रही है, और एशिया की जो प्लेट है उसके नीचे नीचे जाके नीचे जा रही है प्रशांत महासागर की प्लेट, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अपगमन होता है, जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप जहां से आता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को फोकस या भूकंपी केंद्र कहा जाता है। अगला है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा कितनी होती है? तो इसके तीव्रता के पैमाने की दो होते हैं, एक होता है मर्केली पैमाना, दूसरा होता है रिक्टर पैमाना। तो रिक्टर पैमाने की कोई सीमा नहीं है, वो लॉगरिथम की फॉर्म में होता है, लॉग की फॉर्म में होता है, लघुगणक की फॉर्म में होता है, वो इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन जो मर्केली स्केल है उसकी सीमा है 1 से 12 तक। तो यहाँ इन चारों ऑप्शन में से 1 से 12 ये करेक्ट रहेगा। ये मर्केली स्केल है जिससे भूकंप की तीव्रता मेजर की जाती है, और ये एक लीनियर स्केल है और इसकी जो रेंज है वो 1 से 12 तक है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आपका, भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे गलत कथन पूछा है। तो ये प्राथमिक तरंगों के बारे में पूछा है, पी वेव्स के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे पहला कथन है ये ध्वनि तरंगों जैसी होती है, तो बिल्कुल सही है, ये साउंड वेव्स की तरह ही होती हैं। दूसरा है ये केवल ठोस पदार्थों से होकर गमन कर सकती हैं, ये गलत है। पी वेव्स जो हैं, प्राथमिक तरंगें हैं, ये ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से जा सकती हैं। लेकिन एस वेव्स जो थी वो केवल ठोस में जा सकती थी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एस वेव्स के बारे में पूछा होता तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे पी वेव्स के बारे में पूछा इसलिए गलत है, क्योंकि पी वेव्स केवल ठोस में नहीं गुजरती, ये ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। अगला है ये गैसीय तरल और ठोस पदार्थों के गमन करती है, यानी तीनों पदार्थों से होकर जा सकती है, तो बिल्कुल सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है, सीमा सही है। ये तेजी से गति करती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन जो गलत रहेगा वो बी रहेगा, यही 32 में पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने भूकंप का रिवीजन भी किया और उसके जितने भी क्वेश्चन बने थे वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व भी कर लिए। और इसी का जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपकी कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, उससे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपके सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।